लेफ्ट लेंस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, ये हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम है जिसमें एक सप्ताह में हिंदी और अगले सप्ताह इंग्लिश में विभिन्न पहलुओं पर देश दुनिया में जो घटनाएं हो रही हैं उस पर लेफ्ट के लेंस से हमारा देखने का ये कार्यक्रम है। तो आज हमारे बीच हैं कॉमरेड मरियम धबले, जो पोलित ब्यूरो की सदस्य भी हैं और ऑल इंडिया जो विमेन एसोसिएशन एडवा, हाँ, उसकी महासचिव हैं। आपका स्वागत है। अभी आपने कॉमरेड एक कार्यक्रम किया, जन सुनवाई का कार्यक्रम किया, जो देश भर से खास करके माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट, उसके जो पीड़ित लोग हैं उनके बीच आप गए। आपका क्या ऑब्जर्वेशन रहा इस संदर्भ में? सबसे पहले राजीव जी, यहाँ पे बुलाने के लिए शुक्रिया। और हम ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन्स एसोसिएशन की तरफ से करीबन 10 साल से ज़्यादा औरतों की ये जो पूरा कर्जा का जो जाल है उसके ऊपर हम पहलकदमी कर रहे थे। लेकिन कोविड के ज़माने में और उसके बाद खास करके ये 8-9 सालों के अंदर ये देखने को मिला है कि औरतें बहुत बुरी तरह से कर्जे में फंस रही हैं और उनका कमाई का कोई जरिया नहीं, और ये ज़्यादातर उपभोग के लिए लोन ले रही है। अब इसमें से निकलने का रास्ता मिल नहीं रहा है। उपभोग से मतलब है कि रोज के जरूरत की जो सामान है उनके लिए। यस, कंजम्पशन लोन्स जिसको कहते हैं, वो लिया और इस्तेमाल कर दिया, इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है, कहीं पे उसका कोई बिजनेस में उसका यूज़ नहीं हो रहा है। तो अभी सवाल ये था कि इस औरतों को इतना लोन क्यों लेना पड़ रहा है, और इसके लिए ज़िम्मेदार जो सरकारी नियम है और आरबीआई है उसके ऊपर कोई दबाव लाने की ज़रूरत है, क्योंकि वो इस तरह से नीतियां बना रही थी ताकि ये औरतों की ज़िंदगी ही एकदम दांव पे लग जाए। कुछ जैसा कि हमने जाना है कि कुछ तो भयानक सूरत निकल के आया है, उसके बारे में आप बहुत ज़्यादा भयानक सूरत, क्योंकि औरतें आत्महत्या करने लगी है सब जगह पर। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो जब पैसा लेती है, पैसा लेने के बाद वो जब कोई रोज़गार का ज़रिया नहीं है, वो कमा नहीं सकती है, तो जो हफ्ते लगते हैं एमएफआई के, वो हफ्ते रेगुलर भर नहीं पा रही है। अब जब नहीं भर पा रही है तो एमएफआई की कंपनियों की तरफ से उनके जो एजेंट आते हैं उनके घर तक आते हैं, घर में बैठे रहते हैं, रात भर परेशान करते, गाली गलौज करते हैं, यौन शोषण भी हो रहा है। अब ये सभी चीज़ों की कोई दखल नहीं ली जा रही है। हमने बार बार आरबीआई को निवेदन भेजा है, हमने बार बार सरकार की तरफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरों को निवेदन दिए हैं, लेकिन कोई पहलकदमी नहीं हो रही है। इसमें जैसा कि मैंने देखा आपके डॉक्यूमेंट से, जन सुनवाई की कार्रवाई से, उसमें साफ दिख रहा है कि मल्टीपल, मतलब कई लेयर पर, एक कर्ज को चुकाने के लिए दूसरा कर्ज को चुकाने के लिए तीसरा कर्ज, और यहाँ तक कि इस तरह के वारदात आए सामने कि कई महिलाओं को तो ये कहा गया कि अगर आप रात रुकेंगे तब आपका हम कर्ज, वो ईएमआई जो है वो आपका छोड़ देंगे। इस तरह की भी जी, सांगली से, महाराष्ट्र से जो आई थी औरत, वो वही बयान कर रही थी, क्योंकि एक कर्जा लिया, अब वो जो इंटरेस्ट लगाते हैं उसके ऊपर 22 से 26% से ज़्यादा, कभी कभी 102% भी इंटरेस्ट चला जाता है। अब इन औरतों को तो पता नहीं है हमें क्या देना है, उनको इतना ही पता है इस हफ्ते में हमको इतनी रकम देनी है। अब उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेशन वगैरह समझ में नहीं आता, ये लोग बताते भी नहीं हैं उनको, तो अभी वो भर नहीं पाती हैं। अब भर जब नहीं पाती है तो वो दूसरे एमएफआई से लेती इधर भरने के लिए, फिर तीसरे पे, और उतने में वो इंटरेस्ट भी बढ़ता है तो रकम भी बढ़ जाती है, तो वो लोन लेने का जो अमाउंट है वो बढ़ते ही जाता है, कभी लाख, 2 लाख, 2.5 लाख तक हो जाता है। फिर 2.5 लाख के बाद तो फिर वो औरत दे ही नहीं पाएगी। कितनी सारी औरतें ने रोते रोते कहा, मैं करूँ क्या, मैं नहीं भर पाऊंगी ये पैसा, मेरे पास है ही नहीं पैसा। गांव तक छोड़ना पड़ रहा है, गांव तक छोड़ना पड़ रहा है, औरतें भाग रही अपने घर से, आत्महत्या कर रही है। कई जगह पे फिर जो घर के पुरुष है वो कहते हैं हमारी औरत को लेके जाओ एक रात के लिए, या कभी एमएफआई वाला कहता है आपकी बेटी को भेज दो मेरे पास, तो ये हफ्ते के लोन के लिए मैं आपको छोड़ दूंगा। इस तरह की बातें हो रही, मतलब भयानक है। मैं
जो आपने कहा कि हाई रेट इंटरेस्ट, सवाल ये है कि ये जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट हैं, इनको कौन कर्जा दे रहा है? हाँ, तो यही तो बहुत ताज्जुब की बात है। अभी क्या हो रहा है, सरकार की पूरी प्रायोरिटी लेंडिंग स्कीम जो है वो बदल रही है। पहले तो रूरल बैंक से प्रायोरिटी लेंडिंग स्कीम सेक्टर के अंदर ये गरीब और रूरल एरिया के अंदर ये लोग आते थे। अब वो बदल गया है, अब इनको नहीं मिल रहा है लोन, और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों को उन्होंने प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग के अंदर डाल दिया है, जहां सस्ते इंटरेस्ट जहां में पे उनको मिल उनको रहा है। 7 से 10% के अंदर लोन मिलता है, कभी कभी 5% में लोन मिल रहा है, और वो ही पैसा, बैंकों का ही पैसा, ये एमएफआई औरतों को 22 से 26 से 40 और 80% ब्याज पे दे रही है। ये तो मुझे याद आ रहा है गोदान उपन्यास जो स्वाधीनता आंदोलन के दौरान जी। था, जिसमें कि साहूकार जो होते थे, बैंक वाले साहूकारों को पैसे Yes. देते थे और साहूकार उससे वसूली करते थे। Yes. ये तो महाजनी सभ्यता का रूप दिखाई दे रहा ये है। महाजनी सभ्यता, और ये महाजनी सभ्यता सरकार की मदद से चल रहा है, सरकार के आशीर्वाद से, आरबीआई के आशीर्वाद से चल रहा जो है। सबका साथ सबका विकास कर रहे सबका साथ सबका विकास, बेटी बचाओ बेटी बेटी पढ़ाओ, ये सब जुमलेबाजी। और इसको भी विमेन एम्पावरमेंट, औरतों को सक्षम बनाने के लिए माइक्रो फाइनेंस का पूरा यंत्रणा हमने खड़ा किया है, ऐसे मोदी जी बयान करते हैं। लेकिन हकीकत तो ये है कि मदद हो रही है वो कॉरपोरेट को हो रही है। आप देखिए 2024 में मार्च तक पूरा जो बैंकों की तरफ से ये इनको मिला है वो 86,000 करोड़ रुपया बैंकों से मिला है एमएफआई को माइक्रो लेंडिंग के लिए। मतलब ये ही पैसा डायरेक्टली 4% से आप औरतों को देते हैं, आप माइक्रो फाइनेंस को दे रहे हो। एक जानकारी चाहूंगा, ये तो आप भयानक स्थिति आपका बयान कर रहे हैं आप, क्या आरबीआई का रेगुलेशन यहाँ कुछ नहीं है? बहुत चमत्कारिक रेगुलेशन है। आपको बताए, सरकार ने ही नियम बनाया है, आरबीआई ने ही नियम बनाया है कि ये बैंक अपना खुद का रेगुलेशन करे। तो सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है। अब इस सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन के नियम क्या होगा, जिसका रेगुलेशन होना है वो ही बनाएगा और वो ही रिपोर्ट लेगा। तो अब कौन किसको गुनहगार का, अभी तक तो किसी को गुनहगार नहीं बताया गया। मतलब ये तो ऐसे बहुत ही अजीब किस्म का रेगुलेशन है। आरबीआई को करना चाहिए, हम कहते हैं आपने इंटरेस्ट रेट के ऊपर कैप निकाल दिया है, कितना भी इंटरेस्ट लो। लोन भी जो है ना, एक कानून है कि जो भी लोन लेता है उसकी जो सालाना आय है उसके 50% से ज्यादा उसका लोन नहीं होना चाहिए, और उसकी जो ईएमआई है वो 50% से ज्यादा मंथली इनकम का नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन ये कतई हम इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। हाउस लोन लेते हैं तो उसमें ये इम्प्लीमेंट होता है, बिल्कुल, लेकिन एक्चुअल नहीं हो रहा है। 10,000 का इनकम है, उसको भरना पड़ रहा है 15,000, कहाँ से लाएगी वो? अच्छा, फिर ये सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है? बोल नहीं रही है कि आप कैसे तोड़ रहे हो ये नियम। इसका कुल मिला के अगर देखें, जनता की भाषा में अगर कहें तो लोगों का टैक्स का पैसा जो आपने कहा 86,000 करोड़, ये जो लोगों से टैक्स का पैसा, जनता के उगाही से लिया हुआ पैसा, उसको कुछ साहूकारों को देकर और कहा जा रहा है कि आप इसमें अपनी मर्जी से जो नियम बनाना चाहते हैं, जैसा नियम बनाना चाहते हैं बनाइए और लूटिए। और इस लुटेरे कल्चर को नाम दे रहे हैं सबका साथ सबका विकास। मैं यहीं से लेफ्ट ऑल्टरनेट की बात करना चाहूंगा कि आखिर इसका विकल्प क्या है। ये जो विकल्प तो है, सबसे पहले तो एक तो सरकार और आरबीआई ने पहलकदमी करनी चाहिए। जो पूरे नियम है, एक तो एमएफआई को और एनबीएफसीज को प्रायोरिटी लिस्ट लेंडिंग से निकाल देना चाहिए। बिल्कुल, जो प्रायोरिटी लिस्ट में है, जो होना चाहिए गरीब औरतें, खास कर पे जो औरतें विमेन हेडेड हाउस होल्ड्स है, जो विधवाएं हैं, सिंगल वुमन है, एकल महिलाएं हैं, उनको प्रायोरिटी लिस्ट पे डालो और आप उनको 4% कर्जे पे दीजिए लोन। तो इस तरह ग्रामीण विकास के बैंक के जरिए, तो इस तरह की जो यंत्रणा है तो ये खड़ा करना चाहिए। और आरबीआई ने, उन्होंने जो एकदम बेकार तरीके से 2020, 2022 और 2025 में जो नियम बनाए हैं, पूरी लूट की व्यवस्था,
एकदम लूट की व्यवस्था जो बनाई है उसके ऊपर बंदी लानी चाहिए, ये तो क्लियर है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर सकती, कर तो सकती है, क्योंकि हमारे इस पब्लिक हियरिंग के अंदर जो हमने देखा, जो हमारी जूरी भी थे उसके अंदर, उन्होंने भी बताया और वहाँ पे रखा भी गया। केरला की एलडीएफ जो गवर्नमेंट है, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट की गवर्नमेंट जो है, वो एक बहुत ही बढ़िया केरला के अंदर चलाती है सेल्फ हेल्प ग्रुप और उसका पूरा मिशन, जिसको वो कुडुमश्री कुटुम्बश्री, मिशन, हाँ ये मैंने भी कुडुमश्री काफी सुना सुना है। हुआ है, कुडुमश्री है। अब इस कुडुमश्री के अंदर आप देखिए 51 लाख महिलाएं केरला की उसमें इन्वॉल्व है, और 3 लाख और 17,000 नेबरहुड ग्रुप, वो लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप नहीं कहते हैं, नेबरहुड। नेबरहुड ग्रुप्स कहते हैं, जिसमें बाकी सब लोग इन्वॉल्व होते हैं। उसमें स्किल ट्रेनिंग होता है, उसमें ट्रेनिंग अलग अलग तरह से होता है। और वहाँ पे एक औरत आई थी जिसने अपना बयान रखा, उसने कहा वहाँ पे कि मैं बहुत मुसीबत में थी, मेरे पति के पास बहुत कम कम आय वाली एक काम करता था, तो मैं सोच रही थी अब क्या करूँ, कैसे करूँ, बच्चों को कैसे पढ़ाऊँ, तो मैं कुडुमश्री के पास गई। अच्छा, उसने ये भी कहा कि मैं बैंक के पास गई तो बैंक ने मुझे बोला घर दो, अभी मेरे पास घर नहीं था पक्का घर, तो मैं कहाँ से कागजात देती, तो मैं गई कुटुम्बश्री के पास, मेरे गांव में कुटुम्बश्री चल रहा था, वहां से मैंने पहले 500 रुपए का लोन लिया। उस 500 रुपए के लोन से आज कुछ सालों के अंदर मैं एक अच्छा 40 लोगों को मेरे इंटरप्राइज में लगाई हूँ, मेरी 3 दुकानें हुई है और 10,000 लोगों को मैं खाना पहुंचाने का काम कराती हूँ। मतलब उसकी प्रगति हो गई। लेकिन आप कहीं और देखिए, और खास करके जो बीजेपी रूल्ड स्टेट्स है और कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स है, उसमें तो कोई राहत नहीं है। वहां पे औरतें डूबी जा रही है कर्जे में, घर बिक रहा है, सब कुछ बिक रहा है और एकदम परेशान है। इनका तो मॉडल ही वही दिखाई दे रहा है कि जनता से के पैसे का उपयोग करो, दुरुपयोग करो, कॉरपोरेट घरानों को दो और उसका एक हिस्सा हमें चुनाव के चंदे के लिए दे दो, जिससे फिर जनता को खरीदा जा सके। आपने बहुत बढ़िया तरीके से इस पूरे मसले को रखा और खास करके जो देश भर की महिलाएं हैं जो इससे पीड़ित हैं उसको यहाँ लाना, उनके सुनवाई करना। अब सवाल ये है, क्या इसके आगे कोई आंदोलन का भी रास्ता आप चुन रहे हैं? जी, बहुत बड़ा आंदोलन हम खड़ा करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारी जो जूरी थी, जस्टिस मदन लोकुर थे जूरी के अंदर, प्रोफेसर प्रभात पटनायक थे, फिर बैंक एसोसिएशन के नेता थॉमस फ्रैंको जी थे, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट कीर्ति सिंह जी थे और एक प्रख्यात जर्नलिस्ट पैमेला फिलिपोस थी। उन्होंने भी कहा कि वो हमें साथ देंगे। जैसे देश के अंदर फ्री लीगल एड की यंत्रणा है, वो यंत्रणा कोई काम नहीं कर रही है, तो हम हर एक जिले के अंदर, हम इस देश के अंदर हर एक स्टेट में कम से कम एक जिले के अंदर हम लीगल एड का मदद लेके केस डालेंगे इस पूरे जुल्म के खिलाफ। दूसरा, हम पूरे देश के अंदर एक सिग्नेचर कैंपेन करने वाले हैं एक डिमांड चार्टर के ऊपर, जो मैंने अभी आपको बताया। तीसरी बात है कि हम हर एक स्टेट के अंदर पब्लिक हियरिंग करने वाले हैं, क्योंकि हर एक स्टेट की स्थिति बहुत अलग अलग है। जैसे उत्तर प्रदेश में एक औरत ने बयान किया कि मुसलमान जब जाता है बैंक के पास कर्जा लेने के लिए, तो वो कहते हैं कि मुसलमानों को इस यहाँ पे इस भूमि पे कर्जा नहीं मिलेगा। मतलब जो बीजेपी का धर्म के नाम पर बंटवारे की जो राजनीति और नफरत की राजनीति बैंकों तक पहुंच गई। मैनेजर कह रहा है कि हमको कहा गया है कि मुसलमानों को एक पैसा नहीं देना है। तो मुसलमान हो या हिंदू हो, हिंदू औरतें भी तो बहुत बड़े पैमाने पे फंस इसका तो रही हैं। सांप्रदायिकता का तो इस्तेमाल हो रहा है। सवाल यही है कि जनता के बीच में जाना, और ये जो करप्शन चल रहा है, खुल्लम खुल्ला करप्शन चल रहा है, महाजनी सभ्यता कह लीजिए, और उसके खिलाफ आवाज जब तक बुलंद नहीं होगा तब तक ये सरकार वापस नहीं होगी। आपने इसको रखा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने बहुत सिंपल तरीके से इसको लोगों के बीच लाने का काम किया। बुलाने का आपको धन्यवाद। और हम कोशिश करेंगे कि एक बहुत बड़ा जॉइंट आंदोलन इस देश में खड़ा हो, क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से लड़ रहे हैं, जैसे नाबार्ड एम्प्लॉयज भी लड़ रहे हैं, तो हम सब साथ में मिलकर सरकार के ऊपर दबाव लाने की जरूर कोशिश करेंगे। थैंक यू। शुक्रिया।